क्या हाल है दोस्तों। ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जो कि तीनों प्रोफेशनल लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, चाहे वो सीए फाइनल हो, सीएस फाइनल हो या सीएमए फाइनल हो। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर टोटल 9 सेक्शन है। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक। 22 बात करता है लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 बात करता है नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 25 बात करता है प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर। 26 बात करता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। 27 बात करता है सीटीपी एंड एनआरटीपी। 28 बात करता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। 29 बात करता है कैंसलेशन एंड सस्पेंशन। एंड लास्ट सेक्शन 30 जो बात करता है रिवोकेशन। इसको याद करने के लिए सिंपल सा एक निमोनिक बनाया मैंने याद करने के लिए। सो अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो चेक करो लायबल हो, नॉट लायबल हो। ठीक है, याद करो सिंपल। लायबल हो, नॉट लायबल हो, कंपलसरी है क्या, तो प्रोसीजर क्या है उसका, प्रोसीजर फॉलो कर दिया तो डीम्ड हो आप किसके अंदर, कैजुअल के अंदर। अगर एक बार कैजुअल में आ गए तो अमेंडमेंट, कैंसिलेशन और रिवोकेशन। व्हाट, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन। तो ध्यान दीजिए, लाइबल हो, नॉट लाइबल हो, कंपलसरी है तो प्रोसीजर क्या है उसका, अगर प्रोसीजर फॉलो कर दिए तो डीम्ड माना जाएगा। डीम्ड किसके अंदर, कैजुअल के अंदर। अरे एक बार कैजुअल में फंस गए तो अमेंडमेंट, कैंसिलेशन और रिवोकेशन तीनों पॉसिबल नहीं है। सिर्फ याद करने का ट्रिक है। हाँ, तो लाइबल है, नॉट लाइबल है। लाइबल है तो 22, नॉट लाइबल है तो 23। कंपलसरी है क्या, 24। कंपलसरी है तो प्रोसीजर क्या है उसका, 25। प्रोसीजर फॉलो किया तो डीम्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा। तो क्या, 26। सो डीम्ड किसके अंदर, कैजुअल के अंदर। तो 27, अरे एक बार कैजुअल में फंस गया, कैजुअलिटी में फंस गया तो अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कैंसिलेशन नहीं कर सकता और रिवोकेशन नहीं कर सकता। ये ना याद करने का ट्रिक है। तो फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 22 लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जीएसटी लॉ के अंदर एक क्लियरली मेंशन किया गया है, एवरी सप्लायर, क्या बोल रहा है, एवरी सप्लायर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन, या स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो या फिर यूटी हो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है लिमिट के अंदर। सो इस सेंटेंस के अंदर दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, सप्लायर का मतलब क्या होता है, और एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है, ठीक है, एक्सीड करता है लिमिट से, तो ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ठीक है, मतलब लायबल होगा, कंपलसरी या लायबल होगा, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी सप्लायर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, लाइबल फॉर रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, सो क्या बोलते हैं, एवरी सप्लायर। देन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 बात करता है सब सेक्शन 6 किसका, सीजीएसटी एक्ट 2017 का। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए ना हमें ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई और ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर होना चाहिए, वो भी सेम पैन बेसिस पे। ठीक है, तीन बात याद रखो, सेम पर्सन होना चाहिए, मतलब सेम पैन का, ऑल ओवर इंडिया का और आउटवर्ड सप्लाई। क्यों, क्योंकि टर्नओवर बोला हुआ है यहाँ पे, टर्नर मतलब सेल ही होता है नॉर्मली। सो आउटवर्ड सप्लाई देखो, सेम पैन देखो और ऑल ओवर इंडिया देखो। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर याद करने का मैंने सिंपल जगह क्या बनाया, टीटी ग्रुप। क्या बनाया, टीटी ग्रुप। ये देखिए, ग्रुप, टीटी ग्रुप, टीटी माइनस ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे टी मतलब क्या होता है, टैक्सेबल, ई फॉर एग्जेम्प्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, आई फॉर इंटरस्टेट, नेक्स्ट टी फॉर टैक्सेस। फिर माइनस करो, यहाँ पे क्या है, माइनस है मतलब एक्सक्लूड करो, क्या, जी फॉर जीएसटी एंड आर फॉर आरसीएम। गॉट इट। सो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन याद करने के लिए क्या याद करने का ट्रिक है, टीटी ग्रुप, टी डबल ई टी आई माइनस ग्रुप, जी आर, टी फॉर टैक्सेबल, ई फॉर एग्जेम्प्ट, ई फॉर एग्जेम्प्ट, टी फॉर टैक्सेस, ई फॉर एक्सपोर्ट, माइनस
जी फॉर जीएसटी, आर फॉर आरसीएम। ओके, तो वन बाय वन हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पहला, एग्रीगेट टर्नओवर का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। इसमें क्या चेक करते हैं? ऑल ओवर इंडिया का सप्लाई होना चाहिए आउटवर्ड, सेम पैन पे, और आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला टी, टी फॉर क्या था? ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ऑल टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई लाइबल फॉर जीएसटी एंड अंडर आउटवर्ड आरसीएम। ओके, जो भी टैक्सेबल सप्लाई होता है जो जीएसटी के लेवल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, लेवल फॉर जीएसटी हुआ तो टैक्सेबल सप्लाई में आता है। आउटवर्ड अंडर आरसीएम हुआ तो भी ये आ जाता है। ठीक है, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट होता है नॉर्मल मतलब, लेकिन जीएसटी के अंदर क्या होता है? सेम लीगल एंटिटी हैविंग मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन। मतलब मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। पहली बात, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, अगर जीएसटी के लिए लायबल है तो टैक्सेबल सप्लाई में आता है। सेकंड, आउटवर्ड अंडर आरसीएम हो तो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है। नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन डीम्ड, सॉरी, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ तो भी टैक्सेबल के अंदर आ जाता है, टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ जाता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज मेरा कंपनी है प्रेरणा प्राइवेट लिमिटेड, अगर उसका महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है, गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी सप्लाई होगा तो जीएसटी के लिए लायबल होगा। सेकेंड, अगर सपोज प्रेरणा प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उसका विद इन स्टेट, हाँ, सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, थाने के अंदर है, मुंबई के अंदर है, अगर सप्लाई होता है आपस में तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, वो भी टैक्सेबल माने जाएंगे। पहला केस क्या लिया था मैंने? दो स्टेट के बीच में सेम पर्सन है, दो स्टेट में उसने जीएसटी नंबर लेके रखा हुआ है, तो उस केस में उसको क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, और जो भी सप्लाई होगा वो टैक्सेबल होगा। सेकेंड, सेम स्टेट के अंदर सपोज थाने और मुंबई के अंदर है, दोनों प्रीमाइसेस, दोनों एंटिटी के लिए उसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है और कुछ सप्लाई होता है तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और उस पर टैक्सेबल अप्लाई हो जाएगा। थर्ड, सपोज एक ही स्टेट के अंदर दो प्रीमाइसेस है, एक के अंदर जीएसटी नंबर लिया हुआ है, सेकंड में जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है। तो सपोज प्रेरणा प्राइवेट लिमिटेड है, थाने में नंबर लिया जीएसटी का, मुंबई के लिए नहीं लिया है, और तो दोनों के बीच में जो भी सप्लाई होगा वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं माना जाएगा। राइट, तो ये टैक्सेबल डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमने इंडिया के अंदर विद इन स्टेट ले लिया, सेम स्टेट ले लिया, सेम स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब इंडिया के अंदर प्लस आउट ऑफ इंडिया हुआ सप्लाई, तो उस केस में क्या? प्रेरणा प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया में उसका हेड ऑफिस है, उसने जीएसटी नंबर ले लिया है। इंडिया में क्या है? उसका हेड ऑफिस, उसने जीएसटी नंबर ले लिया है, और उसका यूएसए में क्या है? ब्रांच है। राइट, यूएसए में क्या है? वो उसका ब्रांच है। सपोज इंडिया से कुछ सप्लाई होता है यूएसए के अंदर, इंडिया से कुछ सप्लाई होता है यूएसए के अंदर, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलेंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो उस केस में भी वो सप्लाई टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, अब उसका टैक्सेबिलिटी का डिस्कस करेंगे आगे एक्सपोर्ट के केस में, बट अभी तो डीम टैक्सेबल है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो टैक्सेबल के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो हमने पहला पढ़ लिया है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टीटी में पहला क्या था? टी, दूसरा क्या है? ई। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई जीएसटी के अंदर लायबल फॉर जीएसटी बट एग्जेम्प्ट ड्यू टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मतलब जीएसटी लॉ के अंदर वो टैक्सेबल है, लायबल फॉर जीएसटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम किया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन देके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम सप्लाई। जीएसटी के अंदर एग्जाम सप्लाई के अंदर तीन आता है, नील रेटेड, होली एग्जाम सप्लाई, नॉट टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, सेकंड क्या है? एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई के अंदर तीन आता है, एग्जाम के अंदर तीन आता है, ध्यान दीजिए, एग्जाम के अंदर तीन आता है, नील रेटेड, होली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल। पहली बात, एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसा सप्लाई जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम किया हुआ है ड्यू टू एनी नोटिफिकेशन। अब एग्जाम सप्लाई के अंदर अंडर जीएसटी तीन पार्ट, पहला क्या है? क्या होता है? नील रेट, सेकंड होली एग्जाम सप्लाई, थर्ड क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब नील रेट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जीएसटी का रेट क्या हो? जीरो हो।
जिसके अंदर जीएसटी का रेट क्या हो, 0 हो। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स टू सेल्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड एस इज डेट डेवलपर यूनिट, या फिर डेवलपर हो या फिर यूनिट हो। तो ये क्या हो गया, नील रेट हो गया। मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया, गुड्स को एक्सपोर्ट किया, फिर सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया, या किसको कहाँ पे किया, मैंने सेल्स में किया, सेल्स डेवलपर किया, फिर सेल्स यूनिट को किया। ठीक है, वो क्या हमारा नील रेट में आता है। सेकंड, होली एग्जाम सप्लाई। होली एग्जाम सप्लाई मतलब क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कंपलसरी नोटिफिकेशन देके उसको एग्जाम किया हुआ है। एग्जाम्पल, completely exempted by government notification. Example, healthcare service, education, agriculture, सर्विसेज बाय आरबीआई एक्सेट्रा, जो कि हम एग्जामिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डीप में। लेकिन अभी के लिए मैंने एग्जांपल लिया, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर सर्विस बाय आरबीआई, ये सब क्या है, एग्जाम में आते हैं, इसमें टैक्सेबल अप्लाई नहीं होता, ये एग्जाम्प्ट है। अब लास्ट के अपना नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो जीएसटी लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो जीएसटी लॉ अप्लाई ही नहीं होता, ध्यान दीजिए इधर, जीएसटी लॉ डजंट अप्लाई। एग्जांपल क्या है इसके अंदर, अल्कोहल आएगा, पेट्रोलियम क्रूड आएगा, डीजल आएगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल आएगा, एटीएफ जिसको प्यार से बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, सेल ऑफ लैंड आएगा, देन कंप्लीटेड बिल्डिंग जो सेल किया वो आफ्टर सीसी का, वो आएगा ये सब। तो अभी तक हमने दो पढ़ लिया है। पहला क्या था, ऑल टैक्सेबल सप्लाई। सेकंड क्या था, एग्जाम। थर्ड क्या है, एक्सपोर्ट, अगर गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सेंड आउटसाइड इंडिया तो हमारे एक्सपोर्ट में आ जाएगा, इक्वल टू 0 रेटेड। फोर्थ क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई विद इन सेम पैन। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, लाइक अपना एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे जीएसटी कैलकुलेशन के अंदर आएंगे, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस था, टीटी में क्या था, माइनस ग्रुप, टीटी ग्रुप ना। अब जी पर क्या होता है, जीएसटी, मतलब जीएसटी का कौन सा भी टैक्स हो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, टर्न एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। कौन से जीएसटी में टैक्सेस हैं, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एनी टैक्सेस रिलेटेड टू जीएसटी नहीं आएगा, बाकी सारा कोई भी टैक्सेस हो वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या माइनस करना है हमें, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज पेएबल, समझा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, एडवोकेट हो गया, एक्सेट्रा। तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, ओके, एग्रीगेट टर्नओवर का। सो अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर एवरी सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल एक्सीड लिमिट। तो हमारा बचा क्या है, सिर्फ लिमिट। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। लेकिन कुछ पेंडिंग पॉइंट्स थे टैक्सेबिलिटी के बारे में। हाँ, टैक्सेबल में जो अपना ऑल टैक्सेबल सप्लाई था, इसमें भी हमने सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज को पढ़ लिया, आरसीएम पढ़ लिया, डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ लिया, इसमें बहुत सारे मल्टीपल केस को पढ़ लिया हमने। अब इसके अंदर प्रिंसिपल एजेंट का सप्लाई हुआ, सपोज कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट को माल देता है और एजेंट उसके प्रिंसिपल के बिहाफ में माल बेचता है, तो इस केस में क्या होगा, अब सपोज प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया माल और उसने कस्टमर को सेल किया। अब यहाँ पे चेक करो क्या प्रिंसिपल ने खुद का इनवॉइस इशू किया या प्रिंसिपल का इनवॉइस इशू किया। अगर खुद का इनवॉइस इशू करता है वो, तो एजेंट के टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस इशू करता है तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, सिंपल है ये। याद करो, प्रिंसिपल एजेंट, अगर एजेंट ने खुद का इनवॉइस इशू किया तो एजेंट के टर्नओवर में ऐड होगा, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का इनवॉइस इशू किया तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। अब सप्लाई बिटवीन सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सपोज मैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मुंबई, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, थाने, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सपोज सेल किया अपना बिजनेस, किसको, प्रेरणा को, कृपा ने अपना बिजनेस सेल किया प्रेरणा को। कृपा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, उसने रजिस्ट्रेशन, तो प्रेरणा को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा ट्रांसफर ड्यू टू अमालगमेशन या फिर मर्जर, इसमें क्या है, कृपा प्राइवेट लिमिटेड मर्ज और प्रेरणा प्राइवेट लिमिटेड दोनों मर्ज होते हैं, तो क्या बनता है, केपी प्राइवेट लिमिटेड, नया कंपनी बना। तो नए कंपनी को जीएसटी कंपल्सरी लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय आरओसी।
जिस दिन आरओसी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उस दिन कंपल्सरी अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा बेसिक पार्ट था एग्रीगेट टर्नओवर का। अब बात करते हैं लिमिट्स। अगर ये लिमिट्स के आगे क्रॉस हुआ तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर हमें 3 कैटेगरी दी हुई लिमिट के अंदर, एक 10 लाख का, 20 लाख का और एक 40 लाख। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर कोई सप्लाई सप्लाई करता है, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, या सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकता है, ठीक है, या फिर बोथ हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग लिमिट सेट की हुई है। अगर लिमिट क्रॉस हुआ तो पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब सप्लाई ऑफ गुड्स हो, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, अगर दोनों हुआ इस केस में तो क्या होगा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज या फिर बोथ। फर्स्ट क्या है? 10 लाख, 10 लाख। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड, एक पहला स्टेज है। सेकंड क्या अपना? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी या फिर सिक्किम। इसके लिए क्या है? 20-20 लाख। तो याद करने के लिए ट्रिक क्या बनाया मैंने? ट्राई एम एम एन। क्या है? ट्राई एम एम एन। इसका मैं एम एम टी भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, जो मुझे मेरे साथ हो चुका एग्जाम में। मैं भी कंफ्यूज था कि दोनों जगह टी है, त्रिपुरा कहाँ पर है, तेलंगाना कहाँ पर है। तो याद करने के लिए सिंपल ट्रिक क्या बनाया मैंने? ट्राई एम एम एम, ट्राई एम एम एन, ट्राई ट्राई फॉर त्रिपुरा, एम एम एन, एम एम एन, एम फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, दोनों के लिए क्या है केस? 10-10 गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10-10 लाख क्यों सेट किया हुआ है? गवर्नमेंट ने ये लोग को 10 लाख लिमिट इसलिए सेट किया ताकि यहाँ पे जैसे टर्न ओवर 10 लाख क्रॉस हो, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दे गवर्नमेंट, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कर दे। जैसे कि महाराष्ट्र का केस हुआ, दिल्ली का केस हुआ, वहां पे गवर्नमेंट को मालूम है अच्छे से कि यहाँ पे टर्नओवर अच्छा खासा हो ही जाता है, 20 लाख के ऊपर हो ही जाता है, तो यहाँ पे 10 लाख को लिमिट करना कंपल्सरी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डेवलप स्टेट नहीं है, जो भी डेवलपिंग स्टेज पर है, उसके लिए कम रखा हुआ है कि भाई 10 लाख किया, रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिए। ठीक है, सो पहला क्या है? गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो या फिर बोथ हो, उसके लिए 10 लाख 10 लाख। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्राई एम एम एन, ट्राई एम एम एन, ट्राई एम एम एन, ट्राई फॉर त्रिपुरा, ट्राई फॉर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अब फोर्थ क्या है? ए ट्रम। आपको मालूम है आज के हाल में ट्रम ने क्या बवाल मचाया हुआ है? क्या बोलने का? ए ट्रम। क्या बोलने का उसको? ए ट्रम, ए ट्रम। क्या बोलो उसको? ए ट्रम। याद करने की ट्रिक है, हाँ? ए ट्रम में आर इग्नोर करना। ठीक है, आर से नफरत है मेरे को, आर इग्नोर करो, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, हाँ? आर से ए ट्रम। क्या बोलिएगा आप? ए ट्रम। ए फॉर क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। ए फॉर क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। टी फॉर क्या होता है? तेलंगाना। आर को इग्नोर कीजिए क्योंकि आर से नफरत है, याद करने के लिए। ओके, यू फॉर क्या होता है? उत्तराखंड। एम फॉर क्या है? मेघालय। पी फॉर क्या है? पुडुचेरी। एस फॉर क्या है? सिक्किम। ठीक है, ए ट्रम। फर्स्ट कैटेगरी क्या था अपना? 10 लाख का, ट्राई एम एम एन, ट्राई फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम एंड एन फॉर नागालैंड। सेकंड कैटेगरी क्या अपना? ए ट्रम। क्या बोलेगा? ए ट्रम। ए फॉर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। टी फॉर क्या है? तेलंगाना। आर से नफरत है। यू फॉर क्या है? उत्तराखंड। एम फॉर क्या है? मेघालय। पी फॉर क्या है? पुडुचेरी। एस फॉर क्या है? सिक्किम। थर्ड कैटेगरी क्या बचता है अपना? एस, सॉरी, थर्ड कैटेगरी क्या अपना? ऑल अदर स्टेट्स। इसके लिए लिमिट कितना है? 40 लाख, सिर्फ गुड्स के लिए। एंड सर्विस हुआ तो कितना है उसके लिए? 20 लाख। भले वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो, कौन सा भी स्टेट हो इंडिया का, ऊपर वाले सबको छोड़ के बाकी जितने भी है उसके लिए कितना है? गुड्स के लिए 40 लाख, सर्विस के लिए कितना है? 20 लाख। अब 20 लाख का लिमिट फॉलोइंग केस में अप्लाई नहीं होता। कौन से केसेस है वहां पे? पहला, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, गवर्नमेंट के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उसका अलग सेक्शन है, आगे पढ़ेंगे वो। कंपल्सरी आपने लिया रजिस्ट्रेशन तो 40 लाख का लिमिट आता ही नहीं है, कॉमन सी बात है भाई, कंपल्सरी है तो लिमिट अप्लाई होगा ही नहीं। सेकंड क्या है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है लिमिट का क्राइटेरिया। अब थर्ड क्या है? सप्लाई।
फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सप्लाई है, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सप्लाईज है। अगर आप ये सब सप्लाई करते हैं तो उसके लिए 40 lakhs का लिमिट नहीं है, सिर्फ 10 और 20 lakhs का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सप्लाई कौन से पहला, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस। आइसक्रीम मतलब आपको मालूम है नॉर्मल आइसक्रीम, लेकिन अदर एडिबल आइस मतलब क्या था, फ्रोजन गुड्स, फ्रोजन फूड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, पान मसाला, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड इट्स सब्स्टिट्यूट। ये आपने सप्लाई किया, फिर बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए 40 लाख का लिमिट्स नहीं है, 10 लाख या फिर 20 लाख। नेक्स्ट क्या है, फ्लाई एश ब्रिक्स, क्या है, फ्लाई एश ब्रिक्स, फॉसिल मिल ब्रिक्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, मतलब सैंड लाइक मटेरियल होता है इसमें। और फॉसिल मिल ब्रिक्स मतलब क्या होता है, लाइट वेट का होता है जो भी, और जो कि हीट रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, ये अभी मैंने इमेज में मेंशन किया हुआ, आइसक्रीम और एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल और अर्थेन रूफिन टाइल। नेक्स्ट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट से अपना लेक्चर का ध्यान दीजिएगा। ये केस सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए एप्लीकेबल है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। गवर्नमेंट को मालूम है जो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है उसको या तो इंटरेस्ट मिल सकता है या डिस्काउंट मिल सकता है। कौन से केस के अंदर, लोन हो, एडवांस हो, डिपॉजिट्स हो, राइट। सर्विसेज के लिए नहीं, सिर्फ गुड्स के लिए। अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स सप्लाई करता है या सप्लाई गुड्स सप्लाई करता है तो उसको क्या मिले, या इंटरेस्ट मिले या फिर रिसीव डिस्काउंट मिले, कौन से केस के अंदर, लोन, एडवांस और डिपॉजिट। ये तीनों केस में अगर इंटरेस्ट से डिस्काउंट मिलता है तो उसके लिए लिमिट 40 लाख ही रहेगी, 10 लाख या 20 लाख लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।